नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में इस वक्त 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर सियासी पारा हाई है। कृषि कानून, सुशांत की मौत और हाथरस की घटना। पूरे देश का ध्यान इन तीनों मामलों ने अपनी तरफ खींचा है। वह कोरोना का खौफ भी अभी बना हुआ है। इस तरह की घटनाएं तात्कालिक परिणामों के साथ साथ दूरगामी परिणाम भी लेकर आती है। हाथरस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, जिसके चलते एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पीड़ित परिवार हाथरस के डीएम पर भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसी घटनाओं के तात्कालिक परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली की निर्भया के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। निर्भया के दोषियों को फांसी हो चुकी है। हैदराबाद की घटना के सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। हाथरस की घटना की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, सरकार ने कहा है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच नहीं चाहता। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। लेकिन क्या परिवार की इस मांग को सरकार मानेगी? इस पूरे घटनाक्रम की जांच में कितना वक्त लगेगा, इसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन यह तय है, यह जांच बहुत कुछ तय करेगी, असर पड़ेगा। अगर जांच में देरी होती है तो भी इसका प्रभाव पड़ेगा और रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि इस वक्त बिहार में जहां विधानसभा चुनाव की लहर है, तो वही देश के 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस पूरे घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं पहले परिचय आपका करा देता हूं। प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो सीबीआई जांच की बात सरकार कहती है, लेकिन परिवार इस बात को नहीं मान रहा कि सीबीआई से जांच कराएं, वो दूसरे एंगल से जांच करवाना चाहता है। क्या परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, या कोई और उनको इसमें दिक्कत नजर आती है? देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से सीबीआई जो है वो एक राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी है और सीबीआई की जो साख पे बट्टा लगा है पिछले कई दशकों से, ये नहीं कि आज मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो सीबीआई पे संदेह का घेरा है। ये 3-4 दशकों से सीबीआई का जो इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जाता है, तो सीबीआई की जांच से लोगों को कुछ संदेह ये होता है कि अगर केंद्र की सरकार जिस पार्टी की होती है, सीबीआई उसके हाथ में होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए सबसे समझिए कि ये तीनों मुद्दे जो आपने बताए, चाहे वो सुशांत का मुद्दा हो, चाहे ये हो जो भी राजनीतिक दल की सत्ता की सरकार होती है, अब बिहार में चुनाव है, अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा। लेकिन जो ये निर्भया का जो पूरा मामला है हाथरस का, ये निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जो पिछली निर्भया का केस हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से ट्रायल केस में बहुत विलंब हुआ और देर से न्याय मिला, तो अब जो पीड़ित के पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीबीआई की जांच हमें नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सीबीआई की जांच थोड़ा लंबा चली जाती है और वो जांच का जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो अपने मनमाफिक तरीके से जांच सेंट्रल जो एजेंसी है या केंद्र की सरकार है वो अपने हिसाब से उसकी जांच का इन्वेस्टिगेशन का दायरा घटाती रहती है और बढ़ाती मतलब कम करती रहती है, और जल्दी से जल्दी भी उसका निर्णय भी आ सकता है अगर चुनाव को प्रभावित करना है। तो मेरा ये मानना है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन इस पूरे कांड में आपने अब देखिए सुशांत के मामले में भी यही हुआ कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने सारे सबूत वहां मिटा दिए, तो उत्तर प्रदेश के सरकार में डीएम ने जिस तरीके से सबूत वहां मिटाए और डीएम ने जिस तरह उस लाश को जलाया और पूरा प्रशासनिक अक्षमता डीएम की दिखाई दी, और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं होती है, जो पुलिस अनावरण चोरी होती है, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट जो प्राथमिकी होती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सीबीआई जब आएगी तो सीबीआई को
सबूत किस तरीके से मिलेंगे अब वहाँ हाथरस के अंदर, ये बड़ी बात है, क्योंकि एसआईटी जांच भी चल रही है। अच्छा होता है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आ जाती और उसके बाद सीबीआई की जांच की घोषणा होती, लेकिन सरकार ने पहले ही सीबीआई की जांच की घोषणा करके विपक्षी पार्टियों को कर दिया कि वो उनकी बातों की मांग को मानने के पहले अब सीबीआई की जांच कर रहे हैं। तो ये पहले वाला जो खेल चल रहा है, राजनीतिक खेल चल रहा है, ये निश्चित तौर पे दुखद है। और बेटी को न्याय अगर मिलना था तो वो स्थानीय स्तर पे डीएम को मिलता, और जो इनसे बड़ी चूक हुई लाश को जलाने की, ये एक सबसे बड़ी घटना, ऐतिहासिक घटना जो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में, ये सबसे बड़ा सरकार का फेल्योर रहा। अब ये किसके इशारे में हुई है, अब ये क्या ये सीबीआई की जांच में निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा एक दुखद पहलू है। और हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि जिसकी सत्ता है उसकी सीबीआई है। जी संदीप चौधरी जी, सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं हो रहा क्या परिवार को, इसलिए ऐसी बात कर रहा है? और अब इस पूरे मामले में जो जांच होगी, देखिए हमने महाराष्ट्र में देखा कि बहुत देर बाद सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें जांच होते होते जांच का एंगल कहां चला गया? तो क्या लगता है आपको, सीबीआई जो जांच करेगी वो परिवार को स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, या जो परिवार जो मांग कर रहा है वो परिवार को उस बात का अधिकार है उसको दे देना चाहिए? ये चीज मेरी नजर में इम्पोर्टेंट नहीं है कि परिवार किस तरीके की मांग करता है। इम्पोर्टेंट है कि सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे, चाहे पूर्व न्यायाधीशों से जांच कराए, चाहे वो सीबीआई से जांच कराए, चाहे अपनी पुलिस से जांच कराए, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो आरोपी है वो सामने आने चाहिए, असली कहानी सामने आनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती परिवार क्या चाहता है या लोग क्या चाहते हैं। सरकार का काम है न्याय देना, चीजों को स्पष्ट करना। अगर आपकी पुलिस स्टेशन की पुलिस इसको क्लियर कर सकती है तो उससे कराए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी मेरे साथी ने बताया, हमारे देश का जो राजनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि नीचे से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर टॉप किया है आपकी जो सीबीआई है वहां तक। अपने कुछ सालों पहले, कुछ साल भी नहीं हुए, अभी देखा था सीबीआई में किस तरीके से ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई थी। रात भर में लोगों को बदल दिया जाता है, और ये चीजें भी सामने आई थी किस तरीके से हमारे बड़े अधिकारी कई लोगों से मिले होते, किस तरीके से लेन देन होता है, कौन इनकी बेटियों की शादी के खर्च उठा देता है, कौन इनके विदेशों में बच्चे पढ़ा देता है। तो चीजें तो बहुत ही पेचीदा है हमारे देश में, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि भाई सीबीआई पूरे तरीके से भ्रष्ट है या हमारी पुलिस फोर्स पूरे तरीके से भ्रष्ट है। हर जगह कुछ गलत लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी संस्थाएं आज भी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। विश्वास हमें रखना होगा, जनता को रखना होगा। लेकिन संदीप जी, जो भरोसा है, पहले ही कदम पर भरोसा टूटा पुलिस का, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबने देखा कि किस तरीके से आंच आई, और उस आंच से जांच प्रभावित हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। अब पुलिस क्या बताएगी सीबीआई को, क्या सबूत देगी? अगर उनमें कहीं कोई थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये पूरा मामला बदल सकता है। और मैं महाराष्ट्र मामले की, मैं सुशांत प्रकरण की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुशांत मामले में जांच जहां से शुरू हुई, अब उसके बाद देखिए कहां कहां क्या होता चला गया। और बहुत से लोग इसमें ऐसा मानकर चल रहे थे कि सुशांत ने जो है वो आत्महत्या नहीं की, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि अभी जांच का विषय। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के दिमाग पे असर डालती हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी होना चाहिए, ये जैसे आपने कहा, और नहीं होगा तो इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से जमशेद जी बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, पुलिस के रोल को अगर आप देखेंगे तो किसी केस में, अभी एक घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में, आपको याद होगा, बलात्कार का केस था। पुलिस वालों ने ऑन द स्पॉट उनको, मुजरिमों को गोली मार दी थी। और वो हालांकि कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं था, लेकिन लोगों को इस तरीके के न्याय चाहिए, वो चीज पसंद आई थी। विकास दुबे वाले केस में आपने देखा होगा, लोग गुस्से में थे और किस तरीके से गाड़ी पलट जाती है, किस तरीके से विकास दुबे को सजा दे दी जाती है। तो आज की तारीख में लोगों में भी पेशेंस नहीं है, और ऐसी घटनाओं में हम इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक लंबा प्रोसेस देखा है, उनकी माता को परेशान होते हुए देखा है। तो इतने क्रिटिकल केसेस हैं, इनमें जल्दी से न्याय चाहिए, इसलिए जनता के अंदर रोष भी होता है, और इस तरीके की घटनाएं रुक भी नहीं है। खाली अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मीडिया कवरेज मिल गया है हाथरस को,
अलावा भी आप देख रहे हैं डेली इस तरीके के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो जरूरत है एक पॉलिसी ऐसी बनाने की, हमारे घर के लोगों को भी इसमें जिम्मेदार करना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा किसी चीज को अंजाम देता है तो मेरी भी उसमें कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, माँ बाप की, दादा दादी की, भाई बहनों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उनके बेटे की एक्टिविटी कैसी है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों देता है। जी, हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव हैं, हमारे ब्यूरो हेड, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अमितेश जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया शमशेर। अमितेश जी, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी तरीके की जो सीबीआई जांच है, वो रिपोर्ट कब आएगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी दबाव नजर आता है। आज एक बड़ी खबर सामने आई कि मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या नेता जो है वो बातचीत कर रहे थे, मीडिया से संवाद स्थापित कर रहे थे, और वहां पर किस तरीके से पुलिस की तरफ से काम किया गया, ये क्या दिखाता है? प्रशासन के ऊपर दबाव इससे नजर आता है, प्रशासन की कहीं ना कहीं खींच इसमें नजर आती है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए शमशेर, इसको समझना होगा। दरअसल हाथरस में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद से जो प्रशासनिक अमला है उस पर दबाव है, और लगातार उन्हीं दबावों के चलते जिस तरह की गलतियां हाथरस में हुई, चाहे वो जल्दीबाजी में अंतिम संस्कार की क्रिया करना हुआ या फिर तमाम ऐसे गलत कदम मीडिया को उस गांव में, जो पीड़िता का गांव था, उससे बाहर रोकना और ये बहाना बनाना कि एसआईटी की टीम जांच कर रही है। 2 दिनों तक किसी भी मीडिया कर्मी को या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उस गांव में जाने से पूरी तरह से पाबंदी बना के रखना। इस बीच जो जिलाधिकारी हैं हाथरस के, उनका वीडियो वायरल होना कि जिसमें वो जो परिवार के लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि देखिए मीडिया है, आज है और कल को चली जाएगी, हम साथ में रहेंगे, इसलिए बयान न बदलिए बार बार। ये तमाम ऐसी गलतियां हैं जो छोटी छोटी गलतियां हैं, और उनको अगर आप जोड़ के देखें तो तमाम एक ऐसी कड़ी तैयार होती है कि जो कड़ी इस पूरे मामले में सरकार की फजीहत कराने के लिए बहुत काफ़ी थी। और मुझे लगता है कि सरकारी अमले पे दबाव था, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे वाक़े के बाद से, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से प्रशासनिक अमले के ऊपर काफ़ी नाराज़ दिखे, और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी पुलिस में बड़े स्तर पे, यानी कि डीजी स्तर पे एक बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। तमाम अधिकारियों को उन्होंने क्लास भी लगाई, फजत भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों से जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, हर रोज अलग अलग पार्टियों का डेलीगेशन जा रहा है, सियासी बातें हो रही हैं वहां पर। ऐसे में जो तमाम वहां पे तैनात पुलिस का अधिकारी हैं उन पर प्रेशर है, क्योंकि चौतरफा अगर देखें तो हाथरस में हर कोई जाना चाहता है। चुनावी साल है, बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्योंकि मामला दलित परिवार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनको लग रहा है कि ऐसे में हाथरस अगर वो नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में हर कोई हाथरस जाना चाहता है, हर कोई पीड़ित परिवार से दुख बांटना चाहता है। लेकिन ये जो लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों की भीड़ है, चाहे वो मीडिया की हो चाहे पॉलिटिकल पार्टियां की हो, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और उसका खीज, उसका गुस्सा साफ तौर पे देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन पर पुलिस ने लाठियां चार्ज की और जमकर घेर कर लाठियां बरसाई। दूसरा सबसे बड़ा अहम पहलू ये है कि जिस तरह से एसपी हाथरस पे कार्रवाइयाँ हुई, उसके अलावा तमाम आधा दर्जन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाइयाँ हुई, और ये माना जा रहा है कि अभी भी तमाम लोगों पर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, हाथरस से लेकर यूपी के जो बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर, सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त है, और ये चाहे जिस भी तरीके से रहो, चाहे राजनीतिक पार्टियां दबाव बना रही हो या मीडिया जिस तरह से लगातार सवाल पूछ रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। और जनता के मन में ये बात चली गई है, जो लगातार खबरें सामने आई प्रभात जी, कि एक मैसेज चला गया कि पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और इसलिए सरकार घिर रही है। अब ये चीजें हम लगातार देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बात कर रहे हैं दूरगामी परिणामों की, देखिए तात्कालिक परिणाम है, सबको पता है सरकार की फजीयत हो रही है, लेकिन जो दूरगामी परिणाम है, आने वाले दिनों में जो परिणाम है, चुनाव की बात करेंगे खासतौर पर, जो एक पीड़ित समाज है, उस पीड़ित परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ वो एक ऐसे समाज से लोग आते हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि दबा कुचला हमेशा से रहा है, और जिस परिवार पर आरोप लग रहे हैं वो परिवार, उनकी समाज में धारणा रही कि दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसा एक धारणा हमेशा से बनी रही है।
अब ऐसे में जो बिहार की राजनीति है वो अभी तक तो बहुत से पार्टियां ऐसे जिनका आपस में सीटों को लेकर बंटवारा तक नहीं हुआ है। ये जो मैसेज जाएगा इसका बिहार पर असर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ बिहार की राजनीति में जो परिणाम आएंगे क्या वो देश की राजनीति पर भी असर डालेंगे? क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं। हाँ देखिए शमशेर जी, निश्चित तौर पर ये बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेंगे। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई कई सीटें हैं बिहार की जो प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी जो आप न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे, सीबीआई आएगी, सीबीआई किस चीज की जांच करेगी? उस गैंग रेप के बिटिया के जो बिटिया थी उसकी लाश जला दी गई, उसके कपड़े में जो सीमेंट पाया जाता है, कपड़े भी नहीं पता कहाँ है, क्या सफदरजंग ने उसका बिस्तर रखा है, क्या उसके कपड़े रखे गए हैं, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। जब फॉरेंसिक जांच होगी और ये पूरी बिसरा की और ये सारी रिपोर्ट की जांच होगी तो निश्चित तौर पे सबूत पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने और डीएम ने मिटा दिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में सीबीआई क्या करेगी? और सीबीआई की जांच की आपको मालूम है कि सीबीआई किसके हाथ में है? सीबीआई हमेशा राजनीतिक दलों का पोस्टर कही गई है, और जो पार्टी सत्ता में होती है आपको ये उम्मीद है कि सीबीआई से कोई भी निष्कर्ष वाल्मीकि समाज के लिए मिलेगा? आपको आज बता दूं कि आज हाथरस में जिस तरीके से एक ऊंची समाज के एक पूर्व विधायक ने बैठक की पुलिस के मना करने के बाद भी, और जाति संघर्ष को उत्तर प्रदेश के अंदर जाति संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थानीय पुलिस नहीं संभाल सकती है? वो प्रदेश के डीजीपी क्यों नहीं हटाए गए अभी तक? ऊपर से किसका फोन गया था कि वो फोन जिसने उस बेटी को, हाथरस की बेटी को चिता में पेट्रोल से जला दिया जिससे सारे सबूत मिट जाएं? तो आखिर ऐसे अक्षम डीएम से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? अगर सीबीआई जांच होगी क्या उस डीएम के नेतृत्व में होगी जिस डीएम ने सारे सबूत मिटा दिए हैं? ये कई सवाल है जो सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अगर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि सरकार उसको मौका दे रही है। सरकार अगर मौका ना दे, सरकार ने जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पहुंचे और लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल चीजें जो है नफा नुकसान में देखी जाती है। प्रियंका गांधी को इतना पॉलिटिकल माइलेज दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस 50-60 सीटों पे आ जाए और भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार स्थापित कर ले, ऐसा मेरा अपना मानना है। आगे राजनीति क्या होगा, बिहार में क्या असर पड़ेगा, सुशांत को लेकर बिहार में काफी गर्मा गर्मी है। जिस तरीके से खुलासा अभी नहीं हुआ है, आत्महत्या में तब्दील हो गया है, तो सीबीआई क्या कर रही थी 40 दिन से महाराष्ट्र के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल कई उठेंगे और सवाल सरकार खुद उठवा रही है। अगर डीएम को हटा दिया होता तो विपक्षी पार्टियों को मौका नहीं मिलता, बायर्सी को ट्वीट करने का मौका नहीं मिलता। तो अब राजनीति होगी, ऊंची राजनीति, वाल्मीकि समाज और अपर कास्ट और कास्ट की एक पॉलिटिकल एक जंग छिड़ेगी, और जब ये जंग छिड़ेगी तो वोट पोलराइज होगा। वोट को पोलराइज करने का सबसे बड़ा खेल होता है, और बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि निर्भया के मामले में वोट पोलराइज करते हैं पॉलिटिकल दल, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो, सवाल दोनों पे लगाए जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो सीबीआई आने के पहले डीएम को वहां हटाया जाए और सरकार ये वर्जन दे कि आखिर किसके हिस्से से, किसके फोन पे वो लाश जलाई गई, चिता जलाई गई। और जबकि पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि हम अस्थियां नहीं उठाएंगे, पता नहीं मेरी बहन की, मेरी बेटी की अस्थियां है कि नहीं है। तो जब ये सवाल उठे हैं तो ये सीबीआई के सामने भी ये सवाल रहेंगे, लेकिन डीएम के रहते हुए सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। और मुझे ये लगता है कि हाथरस का मुद्दा अभी चलेगा और अपर कास्ट और नीचे कास्ट का एक राजनीतिक जंग का मैदान उत्तर प्रदेश का हाथरस बनने जा रहा है आने वाले समय में। संदीप चौधरी जी, ये अक्सर होता ही है जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव चाहे कोई भी चुनाव नज़दीक है उस पर ज़्यादा पड़ता है, और बहुत दिन बाद कोई चुनाव होता है तब तक या तो कोई और मुद्दा आ जाता है या फिर इसी प्रकार के मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीति करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का जो असर है, जैसे कि मिश्रा जी कह रहे हैं, तो माफ़ की त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इसमें दलित बनाम अपर कास्ट हो जाएगा और राजनीतिक पार्टी को लोग ऐसा करेंगे। ऐसा करने वाले लोगों को, आम जनता को कितना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के झांसे में जो भी आएगा वो समाज का दुश्मन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राजनीति में जो इस तरह के लोग करेंगे वो गंदी राजनीति का एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन ये बातें बहुत जल्दी लोगों को समझ में आती नहीं है।
देखिए शमशेर जी, मैं बिहार में भी रह के आया हूँ और यूपी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो दोनों जगह की राजनीति को अच्छे से समझता हूँ। और दोनों जगह एक चीज कॉमन है कि दोनों प्रदेशों में जाति की राजनीति बहुत हाई तरीके से की जाती है। तो कहीं न कहीं इस प्रकरण में जो फूलन देवी वाला प्रकरण था, उस चीज को दोबारा से जिंदा कर दिया है और दलित समाज के अंदर एक मैसेज चला जाएगा। जिस तरीके से अभी डीएम का ट्रांसफर नहीं किया गया है या जिस तरीके से दलितों के साथ अभी तक सरकार पूरे तरीके से खड़ी नहीं हुई है, कहीं न कहीं दलितों का विश्वास जीतने का काम यहाँ पे यूपी सरकार को, यूपी के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। उनको बल्कि वहाँ की विजिट तक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव था। मैटर एक बेटी का था, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी जी को बेटी को भी अपना बेटी मानकर अब तक हाथरस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से चीजें डिले हो रही हैं और कहीं न कहीं समाज को बढ़ता जा रहा है। समाज किस तरीके से पिछले कुछ समय से सरकारों से नाराजगी हुई है, चाहे वो कोरोना को लेकर रही हो, चाहे लोगों की बेरोजगारी को लेकर के रही हो या दूसरी समस्याओं को लेकर रही है, लगातार किसान भी परेशान है। और अब इस तरीके की घटना का हो जाना कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अमितेश जी, ये सियासत पर बहुत ज़्यादा असर करेगा और जैसे कि यूपी की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं हम, यूपी की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, 2022 में भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी समाज के मुख्यमंत्री हैं, सभी जातियों के, सभी संप्रदाय के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो कार्यशैली है, अब तक की जो कार्यशैली रही है, वो कितना आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर काम किया है, बहुत बेहतर अंजाम तक पहुँचे हैं, या फिर अभी बहुत कुछ करना है, जैसे कि संदीप जी कह रहे हैं कि भरोसा जीतना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस प्रकार से समाज और ज़्यादा बटेगा? देखिए शमशेर, समझना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई भी ऐसे दाग नहीं है, कोई ऐसे धब्बे नहीं है जिस पर सवाल खड़े किए जा सके। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब शुरू से 2017 से लेकर अभी तक के आप देखें तो मुझे लगता है कि तमाम वो अफसर जो उनके बेहद करीब हैं, जो बहुत शीर्ष पदों पे आसीन हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनकी कमियों की वजह से सरकार की कई बार ऐसी फजीहतें हुई। और ताज़ा मामला हाथरस का है। मुझे लगता है कि हाथरस के मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार बैकफुट पर है और पूरे देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है लोगों में। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो तेवर हैं वो साफ बता रहे हैं कि वो योगी सरकार को घेरने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। बीएसपी को छोड़कर, बीएसपी ट्विटर पर ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती सरकार को घेर रही हैं। लेकिन ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ब्यूरोक्रेसी में ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे ताकि एक नज़ीर बन सके। नज़ीर इसलिए बन सके, मैंने पहले भी कहा शमशेर कि अगर आप देखिए इस पूरे हाथरस प्रकरण को, तो तमाम चीज़ें ऐसी थी कि जो मौजूदा वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो यानी जिला प्रशासन है, वो उस पूरे मामले को टैकल कर सकता था। लेकिन उनकी लापरवाहियां इस कदर हुई कि सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के... एक छोटा सा और प्रश्न मेरा आपसे, मैं 3 लोगों का जिक्र करूंगा, समय का भी ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। 3 लोग हैं यूपी की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। एक सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरा अखिलेश यादव, तीसरा मायावती। ट्विटर वॉर चल रहा है। सीएम खुद बात कर चुके हैं परिवार से, मुलाकात उन्होंने भी नहीं की है, मुलाकात अखिलेश यादव ने भी नहीं की है, और मिलने के लिए अभी मायावती ने भी कोई ऐसा अपनी तरफ से संकेत नहीं दिया है। ये क्या कारण है, क्या लगता है, ये सियासी कारण है या फिर देख रहे हैं कि क्या होगा, निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा तब देखेंगे? देखिए इस मुद्दे पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश से बाहर हैं। इसलिए माना जा रहा है कि हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद वहां पर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ट्विटर के जरिए इस पूरे मामले पर सरकार पे सवाल खड़े कर रही हैं और ये कह रही हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित परिवार से बात की थी। लेकिन उस बातचीत के बावजूद जिस तरीके का आक्रोश और जिस तरह की चीज़ें जिला प्रशासन की तरफ से की गई, जो लापरवाहियां बरती गई, जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ रहा है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों में भी गुस्सा है, पॉलिटिकल पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं। और ये वक्त जो है
उस वक्त को समझना होगा शमशेर, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कब कोई किसी का दोस्त बन जाए ये भी नहीं कह सकते हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके अलावा 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि अगर इस पूरे मामले पर सरकार को घेरेंगे, हमलावर होंगे, दलित हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे, तो वो ज्यादा मजबूती से, यानी ये कह रहे हैं कि आपके नजर में कि फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश हो रही है, बहुत एक एक कदम बड़ी बारीकी से रखने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जरूर पहुंचे, लेकिन सियासतदान ये देख रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है, फिर बड़े चेहरे, बड़े नेता हो सकता है कि अपनी तरफ से मुलाकात करने का दौर शुरू कर, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका, प्रभात जी आपका भी, और संदीप चौधरी जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिहार में जो चुनाव होने हैं या फिर 56 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है और एक बिहार की लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, ये तो तय माना जाए कि जो हाथरस का मामला है इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत का मामला है, ताजा मामला है, और इस प्रकार के मामलों के तात्कालिक असर पड़ते ही पड़ते हैं। जैसा कि पैनल में जो लोग मेरे साथ जुड़े थे बात कर रहे थे। दूरगामी परिणामों की बात इसलिए करेंगे, अगर बिहार के चुनाव के नतीजे सत्ता के विपरीत आते हैं तो इसका असर हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़े, और अगर इसके नतीजे सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, फिर बहुत बेहतर नतीजे नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि इसका असर 2024 के चुनाव पर ना पड़े, क्योंकि जो नतीजे बिहार की राजनीति में आएंगे उसका पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ना स्वाभाविक है। कोरोना संकट के चलते जरूर पूरे देश में हालात खराब है, दुनिया में हालात खराब है, उसका भी रिजल्ट होगा, और कृषि कानूनों को लेकर भी लोगों में जहां नाराजगी है या फिर लोग स्वीकार कर रहे हैं उसका असर भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हाथरस की बात हम कर रहे हैं। हाथरस की इस पूरे प्रकरण का जो भी रिजल्ट आएगा वो बिहार की राजनीति पर जरूर असर डालेगा। सीबीआई की जांच जल्दी होती है तो भी असर पड़ेगा, और अगर सीबीआई इस पूरे मामले में जांच में देरी करती है तो भी इसका असर पड़ेगा। वो पक्ष में हो सकता है, विपक्ष में हो सकता है। ये आज की चर्चा का निष्कर्ष है। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।